नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज एक लक्ष्मीकांत सीरीज है जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत दिनों से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर पूरी की पूरी पॉलिटी यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाइए। उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं इस सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले इस सीरीज में आपकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की 2 क्लास हुई है और तीसरी हुई है सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी संविधान की विशेषता की 1 क्लास हुई है। तो पिछली 3 क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो लोग जाकर देख लें। आज की ये अपनी चौथी क्लास है और इस क्लास में हम लोग संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की आगे की बातें देखेंगे। कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी हो तो कल मैंने शुरू किया था फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की विशेषताएं। और संविधान की विशेषताओं में हम लोग पहुंचे हुए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी भारत का जो संविधान है वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत के संविधान को बनने में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, यानी लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया और जो बातें हमारे लिए अनुकूल थीं, यानी जो बातें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अनुकूल थी, उन बातों को हमने भारत के लिए अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ब्लाइंड बोरोइंग की है, कोई अंधी बोरोइंग की है। सबसे ज्यादा प्रभाव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इंग्लैंड और अमेरिका का पड़ेगा। एक कानून जिसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं कि संविधान बनने से पहले उसी कानून के तहत शासन हो रहा था, उससे लगभग 70% हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। तो सबसे ज्यादा प्रभाव इंग्लैंड और अमेरिका का इसीलिए पड़ा क्योंकि इंग्लैंड भारत देश में शासन करता था। इंग्लैंड ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भारत देश में इंट्रोड्यूस किया था। अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम डेमोक्रेसी बना रहे थे और अमेरिका सबसे पुराना डेमोक्रेसी था। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अलग 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 सोर्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रिलिमिनरी आपके प्री एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है यानी संघीय योजना ली गई। संघीय योजना का क्या अर्थ आप समझते हैं? केंद्र के साथ साथ राज्य का अस्तित्व। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, बल्कि भारत देश में सेंटर के साथ साथ स्टेट का भी एग्जिस्टेंस है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं कर सकते। आप जानते हैं हम दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं कर सकते क्योंकि भारत की ज्योग्राफी बड़ी है, भारत देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र के साथ साथ हमें राज्य सरकार का अस्तित्व बनाना होगा। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, डिवीजन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, केंद्र और राज्य दोनों के अस्तित्व का जो कॉन्सेप्ट है, यही संघीय योजना है। और इस संघीय योजना की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई। इसीलिए कहा जाता है कि ये फेडरल प्लानिंग कहां से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अभी आगे चल के इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत देश में संघीय व्यवस्था है यानी केंद्र राज्य दोनों है, लेकिन अमेरिका की तरह प्योर फेडरल नहीं है हम। भारत देश में ऐसा नहीं है कि राज्य को ज्यादा ताकत है या राज्य को ज्यादा शक्ति है, बल्कि भारत देश में व्यवस्था यूनियन की तरफ टिल्ड है। यूनियन की तरफ टिल्ड है यानी केंद्र की तरफ झुकी हुई है, केंद्र मजबूत है, सेंटर स्ट्रांग है। तो सेंटर स्ट्रांग है तो ये जो बात है यानी मजबूत केंद्र के साथ संघवाद हम भारत देश को कहते हैं, है ना। ये बात कनाडा से ली गई है, यानी ये कैनेडियन कॉन्सेप्ट है। तो भारत को जो संघवाद है वो कैनेडियन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद जो है हम लोग देखेंगे। तो खैर, फेडरल प्लानिंग अगर आपसे पूछा जाएगा कहां से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। राज्यपाल का पद ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के बारे में आगे चल के आप पढ़ेंगे कि राज्यपाल हमारे भारत देश में प्रांतों का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जैसे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ स्टेट शब्द का अर्थ अगर आप देश से लेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन यदि आप प्रांतों की बात करें, भारत देश में प्रांतों को भी राज्य कहा जाता है, तो प्रांतों का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, अगर इस प्रोविंस को आप स्टेट के अर्थ में देखते हैं तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख या अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल हमारे भारत देश में चुनकर नहीं आता, राज्यपाल भारत देश में अपॉइंट होता है और राज्यपाल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये भी सवाल आपके यहाँ पूछ लिया जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, ये कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। न्यायपालिका, तो देखिए एक बात समझिएगा, न्यायपालिका हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की यदि आप बात करें तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी वो
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में बनी थी। 1774 में कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। लेकिन वो कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट जरूर था, लेकिन वो सुप्रीम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का अर्थ होता है कि एक ऐसा न्यायालय जिसके ऊपर कोई कोर्ट ना हो, यानी एक ऐसा कोर्ट जो अपील करने का अंतिम कोर्ट हो। अपील मतलब समझते हैं? लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जब आप हायर कोर्ट जाते हैं तो उसे अपील कहते हैं। और अपील करने का जो अंतिम न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। कि सुप्रीम कोर्ट उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई दूसरा न्यायालय नहीं है। लेकिन कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे, इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट कहना उचित नहीं होगा। और आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट का प्रतिरूप नहीं है। तो फिर किसका प्रतिरूप है? तो मेरे भाइयों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में एक कोर्ट बनी जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय का मतलब होता है एक ऐसा न्यायालय जो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा ट्रांसपेरेंटली कराए, यानी निष्पक्ष रूप से कराए। और 1937 में ये जो फेडरल कोर्ट बनी, यानी 1937 में ये जो संघीय न्यायालय बना, यानी ये जो फेडरल कोर्ट बनी 1937 में, इसी का प्रतिरूप आज का सुप्रीम कोर्ट है। आज का सुप्रीम कोर्ट भी हमारे भारत देश में फेडरल कोर्ट ही है। क्यों फेडरल कोर्ट है? क्योंकि आज भी भारत में सेंटर स्टेट के मध्य कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, राज्य राज्य के मध्य कोई विवाद क्रिएट हो जाए, एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद क्रिएट हो जाए, तो इन विवादों को संघीय विवाद कहते हैं। यानी इन विवादों को फेडरल डिस्प्यूट कहते हैं और उन्हें निपटाती है सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में देखेंगे आप। तो कहां से लिया गया है? 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। लोक सेवा आयोग, ये क्या है भाई? पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी, आप जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो योग्य हैं, जो कुशल हैं। पता चला ऐसे लोग शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए पहुंच गए जो आता न जाता चुनाव चिन्ह चाहता है ना, नकल करके पहुंच गए। चुट्टों की फौज है आजकल जमाने में, हाँ, चीटिंग करके पता चला पहुंच गए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो नीतियों को क्या लागू करा पाएंगे? ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता, वो गवर्नेंस की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करा पाएंगे? नहीं। तो आप भी ये बात मानते हैं कि शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए कैसे लोग होने चाहिए? शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए होने चाहिए योग्य लोग। और योग्य लोगों का चयन तभी होगा जब उनके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो, चौटाई ना हो। योग्य लोगों का चयन तभी हो सकेगा ना जब भर्ती निष्पक्ष हो। और निष्पक्ष भर्ती कराने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई दबाव ना हो, जिसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी प्रेशर ना हो, जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। इसीलिए बाई कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 के तहत एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जो भारत देश में मेरिट सिस्टम का प्रहरी है। जो भारत देश में मेरिट सिस्टम का प्रहरी है, दैट मीन्स कि निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराता है। राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होता है, केंद्र के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग होता है। आपातकालीन, तो देखिए, देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा, संप्रभुता से निपटने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन भी आपको दिखाई पड़ेंगे, आपातकालीन प्रावधान भी दिखाई पड़ेंगे। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक 3 तरह के आपातकाल आप भारतीय संविधान में देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। ये सारी बातें आगे चल के पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा सर इतने में ही निपटा दिए क्या, नहीं, अभी ये बता रहे हैं कौन सी बात कहां से ली गई है। समझ गए? कौन सी बात कहाँ से ली गई है ये बता रहे हैं। आगे चल के ये सारे टॉपिक्स आएंगे, ये सारे टॉपिक्स आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से आया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है, यानी इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी है वो जर्मनी से लिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे चल के आप इस बात को पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित होते हैं, 20 एंड 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर। तो ये बात जो मौलिक अधिकारों के निलंबन की है, ये कहाँ से ली गई है? ये जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। लेकिन अगर प्रोविजन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से।
कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे भी चल रहे हैं। धीरे चलने का अर्थ ये है कि फीचर्स 3 दिन में पढ़ा रहे हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 दिन में पढ़ा रहे हैं, आगे फंडामेंटल राइट 5 दिन में पढ़ाएंगे। तो मेरे भाई ऐसे ही चलेगा। मेरा उद्देश्य है आपके भीतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। फटफट 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 पढ़ते हुए ये पीडीएफ या पीपीटी पढ़ते हुए चले जाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, और मैं ऐसा कर भी नहीं पाता हूँ, मेरे से ऐसा होता भी नहीं है। जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप बातों को समझ गए होंगे, उसके पीछे की गहराई को समझ गए होंगे, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा समय लगेगा। क्लासेस जो है 2 घंटे की 3 घंटे की नहीं है, क्लास 40 से 50 मिनट की रहेगी। 50 मिनट की ही क्लास होगी। 50 हो सकता है कि एक चैप्टर खत्म होने में 2 या 3 दिन लगे। पूरी लक्ष्मीकांत खत्म होने में 1 महीने नहीं, हो सकता है कि 2 महीने 2.5 महीने लग जाएं। लेकिन 2 2.5 महीने भले लगेंगे, लेकिन आपके भीतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। मेरी भाषा में आप पॉलिटी को समझेंगे, मेरी भाषा में आप समझेंगे। अगर लगातार आप बने रहे 2.5 3 महीने तक, तो मेरा दावा है कि ऐसी पॉलिटी आप सीखेंगे कि आपको स्वयं लगेगा जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो। ठीक है, तो ये तो क्लास आप किया ही करिए, लक्ष्मीकांत की ये क्लास तो आप किया ही करिए। साथ ही साथ सुबह 7 बजे मेरा एक 20 मिनट शो आता है इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो सेक्शन में। और 20 मिनट शो अगर आप जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के वीडियोज सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा। उसमें क्या होता है कि 4 सवाल पर मैं 40 बातें बताता हूँ, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। थ्योरी यहाँ करा रहे हैं और प्रैक्टिस वहाँ करा रहे हैं। थ्योरी और प्रैक्टिस इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, ये आप जानते हैं। तो दोनों शो आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरा दावा है कि आप बढ़िया सीखेंगे। ठीक है, कम समय का क्लास इसलिए करते हैं क्योंकि आप रोज इसे देख सकें, है ना, समय निकाल सकें। और कम समय में कम बातें और गहराई के साथ बातें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। राइट, चलिए ब्रिटेन पे आ जाते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी ली हुई हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो देखो, ये रिट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, रिट विशेषाधिकार आप देखेंगे, रिट क्षेत्राधिकार, ये ब्रिटेन से प्रेरित है। रिट क्या होता है मेरे भाई? तो मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है या अन्य अधिकारों का हनन होता है, तो रिट जारी करने की शक्ति हमारे भारत देश में न्यायालयों के पास होती है। कैसे होती है समझिए। रिट क्या है? रिट मेरे भाई, रेड नहीं दिख रहा होगा ना, रिट हमारे भारत देश में एक न्यायादेश है। ठीक है, एक न्यायालयीय आदेश है। रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर है। और वहीं 226 से हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के मामले में तो रिट जारी ही कर सकती है, बल्कि अन्य अधिकारों के हनन के मामले में भी रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रिट होती हैं: हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, कोवारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। रिट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट चैप्टर से। अभी अपने को इतना समझना है कहां से ये प्रेरित है, कहां से इंस्पायर है। ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम यानी द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल प्रणाली मतलब कि 2 सदन का होना। जैसे एक सदन है लोकसभा आपका, एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। ठीक है, किसी भी संघीय व्यवस्था में 2 सदन का होना जरूरी होता है। भारत की व्यवस्था संघीय है, तो 2 सदन का होना यहाँ जरूरी है, क्योंकि एक सदन पूरे देश का हाउस है, वो पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा सदन जो राज्यसभा है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन्स कि अलग अलग राज्य, जैसे उड़ीसा का अपना अलग हित होगा, बिहार का अपना अलग हित होगा, उत्तर प्रदेश का अपना अलग हित होगा, मध्य प्रदेश का अपना अलग हित होगा। तो राज्यों के हितों को केंद्र में इंश्योर किया जा सके, राज्यों के मामले में केंद्र अनुचित हस्तक्षेप न कर सके, इसलिए राज्यसभा का महत्व है। अगर मान लो कोई विधेयक संसद में आया और लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा पहुंचा, वो उत्तर प्रदेश के लिए विधेयक ठीक नहीं है, बाकी स्टेट के लिए ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लोग हो हल्ला करेंगे, रोक दो, हमारा नाम इसमें से हटाओ, यूपी के लिए ठीक नहीं है। दिस इज द रोल ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा राज्यों के हितों के लिए है। तो संघीय व्यवस्था यानी जहां राज्य होते हैं वहां केंद्र में 2 सदन जरूरी हैं। अमेरिका में भी देखो राज्य हैं, तो अमेरिका में भी 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। भारत में भी 2 सदन है। इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है, इंग्लैंड में एक ही सरकार है, वहां राज्य सरकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वहां एक सदन से भी काम चल सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 सदन बनाए हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन वो जो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, दूसरा सदन, वो राज्य को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वहां की इलीट क्लास को, बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो बाई कैमरलिज्म इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों को
संसद के सदस्यों को और संसद को जो प्रिविलेजेस मिले हैं, जो विशेषाधिकार मिले हैं, इसको भी आप संसद चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे संसद के सदस्यों को, संसद के भीतर संसद का सदस्य कुछ बोले तो उसे बाहर किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये एक संसदीय विशेषाधिकार है सदस्यों का। जिस समय सेशन चल रहा होता है उस समय, जिस समय सत्र चल रहा है उसके 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद, और जिस समय सेशन चल रहा है उस समय सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल के मामलों में, क्रिमिनल में नहीं, सिविल मामलों में ये प्रिविलेज है। संसद को भी विशेषाधिकार मिलता है कि संसद अपने लिए नियम बना सकती है, अपने कैंपस को रेगुलेट कर सकती है। तो संसदीय विशेषाधिकार का कॉन्सेप्ट भी यहां से लिया गया है। तो ये संसदीय विशेषाधिकार भी आप संसद में पढ़ेंगे, रिट आप फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, ये भी आप पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें पढ़ेंगे। यहां कहां से चीजें ली गई हैं ये हम समझ रहे हैं। संसदीय शासन प्रणाली भारत देश में देखिए, आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। सेपरेशन ऑफ पावर जिसे आप कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। शक्तियों के पृथक्करण, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि एक संस्था होगी जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहेंगे यानी कार्यपालिका, एक संस्था कार्यपालिका जो कानून को लागू कराएगी, एक संस्था लेजिस्लेचर जिसे आप कहते हैं विधायिका जो कानून को बनाएगी, है ना, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, एक संस्था जुडिशरी जो कानून की व्याख्या करेगी और विवादों का निपटारा कराएगी जिसे आप कहते हैं न्यायपालिका। ये गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन में बांटा गया, यानी शासन को, गवर्नेंस को 3 अंगों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? पहला तो किसी एक इंस्टीट्यूशन से तीनों काम कराते तो उसके ऊपर बहुत बर्डन हो जाता। दूसरा, किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास अगर इतनी पावर रहती, तीनों की पावर रहती, तो वो मनमानी करती। ये मानव विकास का इतिहास रहा है कि किसी को अगर अनलिमिटेड पावर मिली है तो उसने मनमानी करी है। आपको अगर असीमित शक्ति दे दी जाए तो आप फूल के गुब्बारा हो जाएंगे, आप मनमानी करने पर उतर जाएंगे। इसीलिए शक्तियों का बंटना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। ये कार्यपालिका है, ये विधायिका है। तो अभी बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं होना है। अभी अपने को बस इतना समझना है कि इन दोनों के रिलेशन के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के रिलेशन के आधार पर, यानी कानून एग्जीक्यूट लागू करने की संस्था, बनाने की संस्था, इन दोनों के संबंधों के आधार पर, इन दोनों के रिलेशन के आधार पर वर्ल्ड में 2 तरह के इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड में 2 तरह के गवर्नेंस सिस्टम दिखाई पड़ते हैं। 2 तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप या 2 तरह की लोकतांत्रिक प्रणालियां दिखाई पड़ती हैं। एक को कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, और एक को कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट यानी अध्यक्षीय प्रणाली। तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर विश्व में 2 पॉपुलर लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं। एक संसदीय लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली, दूसरी अध्यक्षीय प्रणाली या अध्यक्षीय लोकतंत्र या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इन दोनों के संबंध के आधार पर संसदीय में क्या होता है कि ये दोनों करीब रहते हैं, ये कार्यपालिका इनसे ही बनती है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अध्यक्षीय में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के विशेषताओं में ये आएगा तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है कि इन दोनों के संबंध के आधार पर 2 तरह के सिस्टम होते हैं। और भारत देश में किस प्रणाली को अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से प्रेरित होकर यह अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली में आप देखते हैं कि डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की होती है, एक रियल। जैसे भारत देश में देखो, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? ताऊ, प्रधानमंत्री, है ना। राष्ट्रपति सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है, शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होता है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पे कार्य करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद की बात को मानने के लिए बाउंड होता है, बस एक बार वापस कर सकता है, बस दोबारा अगर भेज दिया तो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो राष्ट्रपति कैसा प्रमुख हुआ? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक शक्तियां किसमें गई? मंत्री परिषद में। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये डुअल एग्जीक्यूटिव है। एक रियल पावर प्रधानमंत्री के पास है, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये कहाँ होता है? ये संसदीय प्रणाली में होता है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, वहां ऐसा नहीं, वहां एक ही कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, उसी के पास सारी शक्तियां हैं, है ना।
यानी वो रियल हेड है, उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। तो इसको आगे चल के देखेंगे, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली ली गई है भैया ब्रिटेन से, यानी ये ब्रिटेन से इंस्पायर है आपकी संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज। कानून का राज का मतलब आप समझते हैं? कानून का राज मीन्स नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे आलिया भट्ट, चाहे सलमान खान, चाहे नरेंद्र मोदी। नो वन इज अबव द लॉ। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आपको तब तक नहीं दंडित किया जाएगा जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। तो मेरे भाइयों, बाहुबली देखे हो ना, बाहुबली में राजमाता का वचन शासन था, यहाँ राजमाता का वचन शासन नहीं है। राजमाता क्या कहती हैं बाहुबली में? राजमाता का वचन शासन है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ किसका शासन? राष्ट्रपति का शासन है? नहीं। मोदी का शासन है? नहीं। योगी का शासन है? नहीं। किसका शासन है? कानून का शासन है। रूल ऑफ लॉ है। आपको तब तक नहीं दंडित किया जा सकता जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया यानी कानून कैसे बनता है, कानून बनने की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों की एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है, अमेरिका की तरह। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ केंद्र की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से इंस्पायर है। ठीक है, आगे आते हैं। अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया भैया? तो अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का क्या है? ये संविधान का भाग 3 है। संविधान के भाग 3 में 12 से लेके 35 तक, यानी 12 से लेके 35 तक आप देखेंगे कि 6 भाग में बांट के आपको फंडामेंटल राइट मिला है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। गारंटीड नेचर में मिले हैं, ऐसा मिला हुआ है ना कि राज्य भी नहीं छीन सकती, गारंटी मिली है इस पे। अगर कोई छीने, टिंगडिंग टिंगडिंग करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से। पहला ऐसा देश है अमेरिका जिसने संविधान संशोधन करके गारंटीड राइट्स को अपने यहाँ शामिल किया। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। न्यायिक समीक्षा, अरे भाई गजब की पावर है। इसी शक्ति की वजह से, इसको थोड़ी देर देखते ही रहो, इसी पावर की वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। इसी शक्ति की वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर। किसी की भी कानून या किसी भी आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, यानी कानून या आदेश संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है। कानून या आदेश संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है, इस बात को चेक करना क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू। और अगर कोई कानून संविधान के पक्ष में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से इंस्पायर है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद। भारत देश में राष्ट्रपति के पास दूसरा जो सर्वोच्च अधिकारी है वो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, हालांकि उपराष्ट्रपति को आलोचना में, मजाक में हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है, यानी एक ऐसा पद जिसको उसके पद के अनुरूप शक्ति ही नहीं मिली है। उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा पद है और शक्ति के मामले में देखा जाए तो कुछ नहीं है। क्या शक्ति है? राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति जो अब काम करता है, और दूसरा राज्यसभा को चेयर करता है, यानी राज्यसभा का ये चेयरमैन होता है। ठीक। प्रस्तावना, प्रियम्बल का विचार। प्रस्तावना, संविधान का इंट्रोडक्शन, संविधान का परिचय, संविधान का ट्रेलर। अभी देखो बॉर्डर 2 रिलीज हुई है ना, ट्रेलर देख रहे हो आप लोग? तो ट्रेलर से आपको क्या पता चलता है मूवी के बारे में? मूवी की थीम क्या है? रोमांटिक है, थ्रिलर है, हाँ, सस्पेंस है, फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है। पता चलता है कि नहीं? क्या मूवी दिखाना चाह रही है पता चलता है ना। वैसे ही प्रियम्बल संविधान का ट्रेलर है, उससे पता चलता है कि संविधान क्या देना चाहता है, क्या बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र। भारत देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। दो तरह की न्यायपालिका होती है, एक स्वतंत्र, एक कमिटेड। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट। कमिटेड, कमिटेड, कमिटेड नहीं जानते आप नहीं जानेंगे इस उम्र में कमिटेड तो कौन जानेगा? हम 4004 साल के होंगे, हम थोड़ी जानेंगे अब। कमिटेड यानी प्रतिबद्ध, कहते हैं ना, वो उनके साथ कमिटेड है। प्रतिबद्ध मतलब ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के साथ यानी कार्यपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इंदिरा गांधी इस न्यायपालिका को बनाना चाहती थी, लेकिन ये भारत देश में ठीक नहीं है, क्योंकि भारत देश में अगर सरकार के साथ मिलकर न्यायपालिका चलेगी
तो सरकार की मनमानी कौन रोकेगा, है ना? इसलिए भारत देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी है, जो कि संविधान की रक्षा कर सके, जो अधिकारों की रक्षा कर सके, सरकार के मनमानीपन को भी रोक सके। इसलिए न्यायपालिका का इंडिया में स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब ये है कि भाई राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग कहते हैं। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को तब हटाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, यानी राष्ट्रपति वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करे, संविधान का उल्लंघन करे। और संविधान के उल्लंघन की दशा में राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जाता है। संसद में कुल के 2/3 बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी यूएस से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी संसद में ही प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को संसद प्रस्ताव पारित करती है, तब राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। तो ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। संविधान संशोधन में राज्य विधायिका का अनुमोदन, इसका क्या मतलब है भैया? रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, भारत देश में यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें, तो कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें राज्य की भी सहमति की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं संशोधन संविधान में जिनमें अकेले संसद कर लेती है। फिर से सुनिए, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों? यस, संशोधन हो सकता है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनमें संसद अकेले कर लेती है, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनमें राज्य की भी सहमति की जरूरत होती है। जैसे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 101वां संविधान संशोधन, जिसके थ्रू जीएसटी आया। तो संसद में तो पारित ही हुआ, आधे राज्यों में भी पास होना उसके लिए जरूरी था। तो कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए आधे राज्यों में भी पारित होना जरूरी होता है। आगे चलेंगे, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। तो ये बात भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, यानी यूएस से ली गई है। आगे आते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है संविधान का भाग 4, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का भाग 4 है। 36 से लेके 51 तक कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी 36 से लेके 51 तक हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फॉर व्हाट? किसके लिए? टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यानी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य मतलब हर वर्ग का कल्याण, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, सबका कल्याण सुनिश्चित करने की भावना। और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए 36 से लेकर 51 तक कुछ निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शन। हालांकि ये स्टेट के लिए बाइंडिंग नहीं है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, कोर्ट जाके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है। राज्य इसे अपनी आंखों का सुरमा बना के रखेगा। लिखा हुआ है 37 में कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ बट फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस, यानी ये न्यायालय में लागू नहीं हो सकते हैं, न्यायालय जाके प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन शासन के लिए जरूरी है मेरे भाइयों। तो ये कहां से लिया गया? आयरलैंड। और आयरलैंड में कहां से आया डीपीएसपी? स्पेन से आया था। ठीक है। साथ ही साथ राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में 12 मेंबर को, 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। ये 12 सदस्य कहां से आते हैं? लास्ट से आते हैं ना भाई, देखना, लास्ट लिख न लेना। एल से लिटरेचर, ए से आर्ट्स, एस से साइंस, एस से सोशल सर्विस। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के तहत राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। ये नॉमिनेशन कंपलसरी होता है, और जब तक नॉमिनेट नहीं कर दो तब तक राज्यसभा कंप्लीट नहीं होती है। और राज्यसभा में मनोनयन का ये जो प्रोसेस है, मनोनयन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, अरे वाह, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है पता है? हाँ, पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी बताइए कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। वो जो शब्द है, हाँ हिंदी में बोल दे आदमी बेहोश हो जाए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है ये आपने समझ लिया। इसके बाद आते हैं कनाडा। तो देखो, भारत देश में आप जानते हैं मेरे भाई कि भारत देश में संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स केंद्र और राज्य दोनों है। केंद्र और राज्य दोनों होना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ा था देश और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में केंद्र राज्य दोनों बनाए गए, लेकिन केंद्र राज्य दोनों बनाए, बट केंद्र की तरफ हमने व्यवस्था झुका दी, यानी केंद्र की तरफ हमने टिल्ड कर दी। दैट मीन्स केंद्र को हमने मजबूत बनाया। राज्य को अगर हम मजबूत बनाते ना, तो गुजरात कहता हमारा ढोकला हमारा गुजरात, हमको रहना ही नहीं है भारत देश में। पंजाब कहता हमारी पगड़ी हमारा पंजाब। कोई भी राज्य भारत से अलग होने की सोच सकता था, क्योंकि राज्यों को हमने, उनकी बहुत सारे राज्यों को बिना सहमति के भारत देश में मिलाया था।
इसीलिए हमने केंद्र राज्य बनाया, लेकिन केंद्र को मजबूत बनाया। और ये जो सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये कैनेडियन कॉन्सेप्ट है। इसीलिए भारत को सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। केसी वेयर साहब ने भारत को क्वासी फेडरल इसीलिए कहा क्योंकि भारत देश में केंद्र मजबूत है। उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार मतलब आर्टिकल 143 है ना। प्रेसिडेंट हमारे भारत देश में संवैधानिक मसलों पर कोई विधि का प्रश्न खड़ा हो, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन खड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। यानी राष्ट्रपति विधिक मामलों पर, तथ्य के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाउंड होती है। लेकिन एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाउंड होती है, वो होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, पूर्व संवैधानिक मामला। तो ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसका क्या मतलब भाई? तो देखिए, एक बात जरा सा समझिएगा कि हमारे भारत देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची कल पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट पर लॉ कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, कल की क्लास में बताया था। लेकिन ऐसा विषय जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ऐसा विषय जो न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रेसिडरी सब्जेक्ट यानी अवशिष्ट विषय कहते हैं मेरे भाई। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा, यानी केंद्र का होगा। और ये बात कहाँ से प्रेरित है, ये बात कहाँ से इंस्पायर है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, ठीक है। राज्यपाल, हमारे भारत देश में राज्यपाल अपॉइंट होता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? सेंटर के द्वारा हो रही है, केंद्र के द्वारा हो रही है। इसमें केंद्र मजबूत हो रहा है। तो ये बात कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहां से लिया गया है? ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भैया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। आगे चल के जब आप इमरजेंसी पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे मेरे भाई कि आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग दैट कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, जब भारत देश में नेशनल इमरजेंसी लगे, राष्ट्रीय आपातकाल लगे, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। सस्पेंड हो सकते हैं यानी निलंबित हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21। 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके निलंबित हो सकते हैं, सकते हैं, ऐसा नहीं है हो जाएंगे। और 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 बाह्य आपातकाल के दौरान, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का ही एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं बाह्य आपातकाल। एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, यानी स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो आपातकाल के दौरान ये जो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन है, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। फंडामेंटल राइट का निलंबन का मतलब समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि निलंबित का मतलब है मौलिक अधिकार फाड़ के फेंक देंगे संविधान की किताब से, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का अर्थ ये है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अभी जैसे सामान्य स्थिति है, अभी जनरल सिचुएशन चल रही है, तो अभी अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप क्या करेंगे? अभी अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो तो आप 32 से डायरेक्ट टिंग 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 करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 से डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, यस ना। लेकिन जिस समय इमरजेंसी लगी है उस समय अगर फंडामेंटल राइट सस्पेंड है तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी आपको उपचार नहीं मिलेगा। ये जाने का जो उपचार है ये आपको नहीं मिलेगा, यानी कोर्ट जाके आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी को सस्पेंशन कहते हैं, इसी को निलंबन कहते हैं, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाई समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट मतलब कि ऐसी लिस्ट जिस पे राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इंपॉर्टेंस के भी सब्जेक्ट होते हैं,
राष्ट्रीय महत्व के विषय भी शामिल होते हैं, एज वेल एज इसमें क्षेत्रीय महत्व, रीजनल इंपॉर्टेंस के विषय भी शामिल होते हैं, उन्हें हम समवर्ती सूची के विषय कहते हैं। समवर्ती सूची में जब संविधान बना तब उस समय समवर्ती सूची में आप देखेंगे कि 47 सब्जेक्ट थे, अभी इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। समवर्ती सूची पर लॉ बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों का होता है, केंद्र राज्य दोनों का होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की दशा में सेंटर का लॉ प्रभावी होता है। ये समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स और समागम, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, देखो प्रियम्बल में ध्यान रखना, प्रियम्बल अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से प्रेरित है, तो प्रस्तावना का विचार आपका यूएस से प्रेरित है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की भावनाएं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। प्रस्तावना में जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, वो रूस से, रशियन रेवोल्यूशन से। और प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो आदर्श है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, इस बात का ध्यान रखना। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का क्या अर्थ है? अनुच्छेद 108 के तहत हमारे भारत देश में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग का क्या अर्थ है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक मीन्स कि जब लोकसभा राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बन पाती, जब लोकसभा राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बन पाती, तो 108 कहता है कि दोनों को एक साथ बुला लो, उसी को हम ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर। तो ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो ये कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया से क्या क्या लिया गया है? रूस से तो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पहले संविधान में नहीं थी, ओरिजिनली नहीं थी। ये आपके कर्तव्य हैं, जनता के कर्तव्य हैं, बल्कि इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। जब जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी राइट नाउ आप देखेंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हैं, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है, जो कि नागरिकों के कर्तव्य हैं, नागरिकों के अंदर नैतिकता और जागरूकता की भावना के समावेश के लिए लाए गए हैं, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में। एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जो प्रस्तावना में आइडियल ऑफ जस्टिस है, आइडियल ऑफ जस्टिस है यानी न्याय का आदर्श है, ये भी कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाते हैं, गणराज्य की भावना, रिपब्लिक नेचर। रिपब्लिक मीन्स कि भाई भारत देश एक रिपब्लिक कंट्री है। क्यों रिपब्लिक कंट्री है? क्योंकि ऐसी कंट्री जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी पद पर पहुंचने का अधिकार हो, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, चाहे वो व्यक्ति शोषित, वंचित, दबा कुचला, किसी जाति, किसी धर्म का हो, यानी आम आदमी जिस पद पर चाहे उस पद पर जा सके, वो गणराज्य की भावना है। अब इसी को दूसरे शब्दों में आप देखें तो आम आदमी सर्वोच्च पद पर पहुंच सके, आम आदमी सर्वोच्च पद पर पहुंच सके। सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का है। तो आम आदमी सर्वोच्च पद पर पहुंच सके यानी आम आदमी भी राष्ट्रपति बन सके, ये गणराज्य की भावना है। तो आम आदमी राष्ट्रपति कब बन पाएगा? जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तभी बन पाएगा ना। अगर वंशानुगत हो तो नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा देश जिसका प्रमुख चुन कर आता है, ऐसा देश जिसका हेड इलेक्टेड होता है, ऐसा देश जहां एक आम आदमी सर्वोच्च पद यानी सुप्रीम पोस्ट को प्राप्त कर सकता है, उसे गणराज्य कहते हैं। तो भारत एक गणराज्य की अवधारणा है। प्रियम्बल में ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार है, ये प्रियम्बल पढ़ते समय देखेंगे ये न्याय और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के क्या विचार है, ठीक है, इसीलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की जो आइडियोलॉजी है, ये कहाँ से ली गई है? ये आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, यानी फ्रांस से ली गई है, ठीक है। आ जाते हैं जापान। लिखा हुआ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दैट मीन्स कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। इसका कॉन्सेप्ट भी कहाँ से है? जब इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को, यानी किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, यानी किसी व्यक्ति के जीवन को, जीवन के अधिकार को,
जीवन के अधिकार को मीन्स किसी व्यक्ति के राइट टू लाइफ को, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ न हो। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ न हो मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो मतलब कानून न हो। कहने का अर्थ ये है, किसी व्यक्ति के जीवन को तभी छीना जा सकता है जब ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ हो, तभी। अगर नहीं है तो नहीं छीना जा सकता। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर, ठीक है, जिससे सारी की सारी चीजें, सारे के सारे सिस्टम चलते हैं, ठीक। तो ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। क्लियर है बात? तो ये आपने इतना देखा कि क्या क्या स्रोत है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग अगले लक्षण पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की विशेषता, और संविधान की विशेषताओं में इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि भारत का संविधान अलग अलग स्रोतों से लिया गया है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर पढ़ा अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। और अब भारत का संविधान, तीसरी विशेषता भारत के संविधान की जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, जरा सा मुझे सुनिएगा थोड़ी देर तक तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट या तो संभव न हो या बहुत टफ हो, उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मेरे प्यारे भाई सुनो, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन या तो संभव न हो या तो बहुत टफ हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। और ऐसा संविधान जिसमें अमेंडमेंट आसानी से हो जाए, उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। अब ऐसा देश जहां केंद्र राज्य दोनों होगा, वहां संशोधन टफ हो जाएगा ना भाई, क्योंकि राज्य की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो संघात्मक व्यवस्था में जहां केंद्र राज्य दोनों होते हैं, जैसे अमेरिका, तो वहां संशोधन की प्रक्रिया टफ होती है, इसीलिए कहा जाता है वहां का संविधान कठोर है। अमेरिका के संविधान कठोर है क्योंकि संशोधन प्रक्रिया आसान नहीं है। वहीं अगर आप देखें इंग्लैंड, जहां पर राज्य सरकार नहीं है, एक ही सरकार है, यूनिटरी सिस्टम है, वहां संविधान लचीला होता है क्योंकि केंद्र अकेले संशोधन कर लेती है। अब आ जाते हैं भारत में। तो भारत तो संघात्मक है, केंद्र राज्य दोनों हैं, तो भारत में तो संविधान कठोर होना चाहिए। लेकिन 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 भारत के संविधान के साथ क्या है कि भारत के संविधान की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें संशोधन कठिन है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें संशोधन के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति चाहिए होती है। तो ये कठोरता, रिजिडिटी को दर्शाता है। और भारतीय संविधान की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें अकेले संसद संशोधन कर लेती है। ये लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। अगर आपसे कहा जाए कि रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है तो आप कहेंगे हाँ। अगर आपसे कहा जाए पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल है, आंशिक लचीला आंशिक कठोर है, तो आप कहेंगे हाँ। अगर आपसे कहा जाए मिक्सचर ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कठोरतापन और लचीलापन का सम्मिश्रण है, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक है, क्यों है ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो भारत का वही बात यहाँ पर मेंशन है कि कठोर संविधान आपको यूएसए में नजर आएगा कि जहाँ संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया यानी टफ प्रक्रिया होती है, और लचीला आपको ब्रिटेन में नजर आएगा। और भारत देश में आप देखेंगे तो भारत देश में दोनों का आपको सम्मिश्रण नजर आएगा, यानी कठोरता और लचीलापन का सम्मिश्रण। ऐसा क्यों किया जानते हैं? देखो, भारत के संविधान को अगर बहुत लचीला बना दोगे, बहुत संसद को पावर दे दोगे, कुछ भी बदल ले, अकेले बदल ले, तो लचीला बहुत ज्यादा अगर हम बना देते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कल को पता चला पूरा संविधान ही पलट के रख देते। कहते हराओ हराओ ये संविधान हराओ, नया संविधान चाहिए हमको, लालू जी की आवाज में। तो भाई बहुत लचीला भी नहीं बना सकते थे। अगर बहुत कठोर बना देते तो परिवर्तन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को ढाल न पाता, परिवर्तन को एक्सेप्ट न कर पाता तो नष्ट हो जाता। क्योंकि भाई समाज में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, आज भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन को स्वीकार करना जरूरी है, परिवर्तन के साथ नियमों का, संविधान का बदलना जरूरी है। इसलिए हमने संविधान को कठोर और लचीला दोनों बनाया कि दोनों में सामंजस्य बना रहे। समझ गए? चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थे, यहां तक देखो, आज सोर्सेज पढ़ाने लग गए इसलिए थोड़ा समय लग गया।
संविधान की जो विशेषताएं हैं वो आपकी अगली क्लास में समाप्त हो जाएंगी। अगली क्लास में संविधान की विशेषता समाप्त हो जाएगी तो हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो उससे एक ऊर्जा मिलती है, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए, ठीक है। जैसे आप अगर अच्छा पढ़ते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है, वैसे आप लोग जब इसे शेयर करते हैं, ढेर सारे लोग मुझे देखते हैं, आप लोग कमेंट में लिखते हैं, तो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। 3 पार्ट में आपका ये फीचर था, अगले पार्ट में आपका फीचर मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। और यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस समय मेरे भाई हमारे यहाँ एक सेल चल रही है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, जिसमें अप टू 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। और एक बैच चल रहा है आरंभ 18.0। आरंभ 18.0 एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का अर्थ ये होता है कि ये एक ऐसा बैच है जिसमें कंप्लीट प्री कम मेंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें प्री का भी सिलेबस आपका कवर किया जाता है, प्री का सिलेबस कवर किया जाता है, एज वेल एज आप देखेंगे कि मेंस का भी सिलेबस कवर किया जाता है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको फ्री में दिया जाता है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में इस समय जो 18.0 आ रहा है आपको, इसमें पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही कवर कर रहा हूँ 18.0 में, ठीक है। प्री और मेंस दोनों, यानी प्री और मेंस दोनों की यदि आप बात करें तो प्री और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है। 1100 प्लस घंटे की क्लासेज होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ 1100 प्लस घंटे के साथ साथ आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, किताबें आपके घर जाती हैं, बुक्स, फैकल्टी मेंटरशिप भी आपको दी जाती है, फैकल्टी के द्वारा ग्रुप मेंटरशिप भी आपको मिलती है, 4 साल की वैलिडिटी होती है। और इतने के साथ साथ आपको एक फाउंडेशन का बैच, एक आपको प्री का बैच, एक आपको मेंस का बैच और एक आपको एनसीईआरटी का बैच फ्री दिया जाता है इसके साथ। ये खास बात मैंने आपको प्लेटिनम कोर्स की बताई है। प्लेटिनम ना लेके यदि आप गोल्ड लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपको सिलेबस कवर कराया जाता है 1100 प्लस घंटे का। क्लियर है? कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हैं? तो इसमें इनरोल करने का तरीका भैया ये है कि आप जाइए सीधे studyaiku.com पर। studyaiku.com पर जब आप जाएंगे तो पॉपुलर कोर्सेज में आप स्टेट पीसीएस पे सिलेक्ट करिए। स्टेट पीसीएस पे सिलेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश पर जाइए। ये देखिए आपको दिख रहा है आरंभ 18.0 सेल अप टू 77% डिस्काउंट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आप फीचर पढ़ लीजिए, यहाँ आप जानकारी ले लीजिए। 9289996923 पे कॉल करके आप जानकारी लीजिए। यहाँ कॉल करके आप मेरा नाम बता दीजिए, आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग भी मिलेगी, ठीक है। पूरी की पूरी आपको काउंसलिंग दी जाएगी। साथ ही साथ बैच के बारे में यहाँ से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं और यहाँ बाय नाउ पे जाके क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये कोड है, जिस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज़ VL लाइव, ठीक है। हर अध्यापक का होता है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी अध्यापक का कोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।